पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म कर दी और शिवाजी महाराज ने हमेशा ही भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखता है। राज्याभिषेक दिवस हम सभी के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वराज की पहली राजधानी रायगढ़ किले के प्रांगण में शानदार आयोजन किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथियों, इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेतृत्व पर रिसर्च करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने देशवासियों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रखे। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। राज्याभिषेक दिवस कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते 3 दिनों से अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी के तमाम बयानों पर पलटवार कर दिया है। यहां आपको बताते चलें कि सुधांशु त्रिवेदी ने विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है और साथ ही कांग्रेस के चीर युवा राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में फिर से वो अपनी घृणा का परिचय दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा और सवाल उठाया है कि विदेश में आखिर कौन से संस्थान हैं जो राहुल को बुलाते हैं। देखिए, जब न्यायालय से पवन खेड़ा जी को राहत मिल जाती है तो जयराम रमेश जी क्या ट्वीट करते हैं कि यह सत्य की विजय है। राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि वो उनके पक्ष में रहे तो न्यायालय ठीक है, राहुल गांधी जी पे सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कर्नाटक जीत गए तो चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। आप
उत्तर प्रदेश और गुजरात बैडली हार गए तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पे तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा कि बेहतर होगा कि वो उस पुराने दोहे को याद करें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। न्यूयॉर्क में एक आयोजन का होने जा रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम का। उसमें तमाम ऐसे संगठन और लोग जुड़े हुए हैं जो भारत विरोधी लॉबी के हों और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से सीधा उनका संबंध है। जैसे मस्जिद अल वली का है, दारुल इस्लाह का है, तजीम अंसारी, ऐसे लोग उसके व्यवस्थापक हैं। देखिए, एक प्रश्न तो मन में स्वतः उत्पन्न होता है कि श्री राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत में ना तो थिंक टैंक्स के द्वारा बुलाए जाते थे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुलाए जाते थे। ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। ये बात बहुत साफ समझ में आती है कि यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार थी तब भी नहीं बुलाते थे, तब भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं। फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। और जहां तक आपने चाइना की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से, मान्यवर, इतना तो जो लिखा है सामने समझिए। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर एक भी गोली चले, हाथ की फाइट में। आप कभी कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथ गुत्थम गुत्था वाली फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो? जो दीवाल पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए हैं ना, जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे, वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है, और नवंबर 2021, और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत IMF के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता? कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जो उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी पर करारा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भी बयान दिया है। उन्होंने राहुल को अमेठी के लोगों ने आईना दिखा दिया है कहा है, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री पर राहुल ने जिस तरीके से जो हमले बोले हैं, जिस तरह की बयानबाजी की है, उसकी भी कड़ी निंदा कर दी है। बता दें आपको कि सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी को मोदी मेनिया हो गया है। रात दिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल रहे थे, देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हमको अपने गांव का एक कहावत याद आता है कि जब एक किसान अपना पूरा
खेत वेत जोत के बढ़िया से जब बरोबर कर लेता है तो कुछ बदमाश जाके खेतवा फिर बिगाड़ देते हैं। तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका पूरा अमेरिका यात्रा देखिएगा, अभी 2 दिन हुआ है और रोज नया नया समाचार आपको आएगा जहां आपको लगेगा कि आदमी सिर्फ भारत की इमेज बिगाड़ने के लिए काम करेंगे और झूठ के आधार पे काम करते हैं। तो मैं आज के इस 9 साल गरीब कल्याण वर्ष में ये भी याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के थ्रू मोहनलालगंज को, उत्तर प्रदेश को, 48 करोड़ लोग इस देश के बैंक का मुंह ही नहीं देखे थे। उनको सरकार से मिलने वाली सुविधा को देते कहां? प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, सरकार बहुत ईमानदार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले कोई ईमानदार रहा ही नहीं होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, जब आप देखेंगे जो नेहरू जी का आवास था, जब उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है तो सभी प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें, जानकारियां वो उपस्थित हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के जवाब में भारतीय जनता पार्टी नेता जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की और कहा कि देश के विरुद्ध प्रलाप कर रहे श्री राहुल गांधी क्या अगला चुनाव अमेरिका में ही लड़ेंगे? लोकतंत्र को परिवार तंत्र समझ गांधी परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध की सभी हदें पार कर रहा है। अब मीडिया समेत संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में आरोप अक्षम्य अपराध और भारत द्रोह है। मैं श्री राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, यह परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वह जनता के आशीर्वाद से फैसला होता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज का जो उनका बयान है, उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दिया है, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठा दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठा दिया है। कोई भारत माँ का सपूत भारत के बाहर जाकर के भारत के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता है। और इनकी भाषा निश्चित तौर से देश विरोधी भाषा है। और कांग्रेस के जो बड़े बूढ़े हैं, अगर उनको लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया के किसी मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार के भाषण देने, इस प्रकार की बयानबाजी करने से रोके, जिससे देश की बदनामी होती है। और जिस प्रकार से उनके बयान देख रहा हूं, मुझे तो एकदम आश्चर्य लगता है कि कैसे भारत के विरोध में जाकर के, भाजपा के विरोध में, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में वो विदेश में बोलते। उनको जो कुछ बोलना है, 2024 का चुनाव है सामने, आकर के भारत की जनता के बीच में बोले, भारत की धरती पर बोले, लोकतंत्र की ताकत यहां दिखावें। जाकर के दुनिया में देश को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने विदेश में दिए बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर बनी हुई है। राहुल पर एक और बीजेपी नेता ने अपनी तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। जिनके देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं। और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया। और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं। अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था। वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया है।
और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों का समर्थन कर दिया है। संजय राउत का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। पूरा विपक्ष एकजुट है और 2024 में हम भाजपा को हराएंगे, ये हमारा विश्वास है और आत्मविश्वास दोनों। राहुल गांधी की बात बहुत ही समझदारी की बात है और बड़े नेता इसी प्रकार से बात करते हैं। राउत ने आगे ये भी कहा है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। बिहार में सियासी पारा जून में चढ़ने वाला है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी बैठक की घोषणा कर चुके हैं। अब बीजेपी की कई रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी जो है करने जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि लोकतंत्र है, किसी को कहीं आने जाने में रोक नहीं है। हम लोग जब से साथ आए हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार टूटे और महागठबंधन की सरकार बनी, इसके बाद से बीजेपी 2024 में होने वाले चुनाव उसको लेकर डरी हुई है और वो डर बाहर निकल रहा है। लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? 12 जून के बाद भी काफी लोग बता रहे हैं कि 12 जून के बाद भी होने दीजिए ना। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। बीजेपी काफी हमलावर है, प्रधानमंत्री के भी आने की बात आ रही है। सब किसी को मना है आने से। लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? 12 जून के बाद भी काफी लोग बता रहे हैं कि 12 जून के बाद भी होने दीजिए ना। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे और शिवपाल यादव ने उस दौरान सर्किट हाउस में सपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। यहां कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है और इस मौके पर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने को लेकर कहा है कि देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया और इस समय देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। अच्छा, उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। कोई उनकी सुन तो रहा नहीं, कोई काम तो करा नहीं पा रहे। पूरी स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पर है, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अपने विभाग में तो कुछ कर नहीं पा रहे, ट्रांसफर तो कर नहीं पा रहे। किसी का ट्रांसफर आज तक करा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। काशी को इस बार कोई काम तो है नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ा, जिस तरीके से दूसरे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री ने उनका चरण स्पर्श किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बराबर कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, पूरे देश में गिरा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा है। सर, इस बार बीजेपी काशी को रोल मॉडल के रूप में पेश कर रही है। काशी में जिस तरीके से विकास हुआ है, उनका कहना है। देखिए, जो भी काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, केवल पूंजीपतियों के लिए, कुछ लोगों के लिए काम हो रहा है, केवल पूंजीपतियों के लिए। किसी किसान, गरीब और नौजवान के लिए कहीं काम नहीं।
2000 के नोट जो है एक बार फिर से चलन में जो है नहीं रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही काम तो करेंगे, कभी नोट बंद करेंगे, कभी बदलेंगे और जनता को परेशान करने के लिए केवल परेशान ये काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं देश की जनता के लिए, और इस समय पे देश की जनता परेशान है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान है। सर, वाराणसी में जो है किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, तो इस पर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, किसान विरोधी सरकार है, किसानों को बिल्कुल सुनवाई नहीं है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं उन वादों पर खरी नहीं उतरी है और वादे पूरे भी नहीं किए हैं। केवल ये लोग झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और केवल जनता को परेशान करने के लिए जो भी ये कानून बनाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, केवल जनता को परेशानी पैदा होती है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके और 2024 का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो क्या इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल होगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी चाहते हैं सब लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ क्या सपा मिलकर चुनाव लड़ सकती है? अब वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो उस पर फैसला लेगा। देखिए, लड़कियों के साथ जो मेडल लाई हैं लड़कियाँ, जब देखने को तो मिलता है राष्ट्रीय झंडे में किस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है। और कहाँ देखिए महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और लड़कियों के जो मेडल लाई हैं लड़कियां, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब के बाद सब लोग मिलकर के, पूरा विपक्ष मिलकर के हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है और लेकिन बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें करती है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तब परिवारवाद चला और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तो उनकी संसद की सदस्यता ले ली गई, और आज तो कांग्रेस के सामान्य नेता हैं। तो भारतीय जनता को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को ये तकलीफ क्यों है? ये अजीब सी बात है। जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है, और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं, और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं,
तो वो देश विरोधी हैं। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल